Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simav here. CUET Special Political Science for UG 2023 पार्ट 6। यानी इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 वीडियो पे डिस्कस कर रखा है और अगर इन सारी वीडियोस को आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। और इस पर हम बात करें इंपॉर्टेंट 5 मिनट प्लस MCQs को लेकर के, जो कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस डोमेन है, स्पेशली अगर मैं कह दूँ तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और दूसरों को शेयर भी करना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इंटरनल इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी की एक अलग ही कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 12 जून 1975 को, 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा एक वर्डिक्ट पेश करते हैं और उस वर्डिक्ट में ये कहते हैं कि लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। यानी उसमें यह कहा जाता है, ये तर्क देते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं कि इस इलेक्शन के दौरान, इस इलेक्शन के कैंपेन के लिए इंदिरा गांधी ने जो गवर्नमेंट स्टाफ्स होते हैं उसका यूज किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कानून के तौर पर, यानी कानून इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही, उसको अगले 6 महीने के दौरान अगर दोबारा वो निर्वाचित होकर के अगर नहीं आ पाती हैं तो पीएम के पद पर कायम नहीं रह सकती। अब सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट को स्टे ऑर्डर देते हुए ये कहती हैं कि इस चीज को लेकर के जितनी भी अपील की गई है, इसकी सुनवाई जब तक नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी जो है वो पीएम बनी रहेंगी, लेकिन यानी कि वो सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वो लोकसभा की कार्रवाई में किसी में भी वो भाग नहीं ले सकती। अब हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अगर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका था, आप ऐसा हम कह सकते हैं। और उसी टाइम पे यानी कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे के सारे विपक्ष, जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा मार्च तैयार कर चुका था, बहुत बड़ा एक मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था इंदिरा गांधी के इस्तीफे को लेकर के। और इन सारी चीज़ों को लेकर के 25 जून 1975 के दिन, आप लोग याद रखेंगे ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन भी हो रहे हैं और उस प्रदर्शन में सिर्फ एक ही मांग की जा रही है, इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की। और इन सारी चीज़ों को लेकर के नेशन वाइड, यानी आप कह सकते हो राष्ट्रव्यापी आंदोलन यानी सत्याग्रह की स्टार्ट हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सरकार, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार उसी दिन 25 जून 1975 की रात को उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से जाकर के अपील करते हैं इमरजेंसी घोषणा करने की। और फखरुद्दीन अली अहमद जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इंदिरा गांधी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, उसकी अपील को लेकर के 352 यानी आर्टिकल 352 को उद्घोषणा कर भी देते हैं और यही से होती है आपकी इमरजेंसी की शुरुआत। तो अब याद रखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें कि ये हुई किस वर्ष थी, मैंने अभी बता दिया 1970 में, 1972 में, 1978 में, 1975 में। यानी ये हुई थी आपके इमरजेंसी 1975 में स्टार्ट हुआ था। और ये अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 25 जून आप कह सकते हो, 25 जून 1975 को इन घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के जरिए। ये चीजें आप याद रखेंगे। लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 12 जून 1975 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट लेकर के आते हैं उसके बाद ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चीजें याद रखेंगे। 25 जून 1975 इमरजेंसी को लेकर के, ईयर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इमरजेंसी। यानी कि इन 4 ऑप्शन में आपको यह बताना है कि आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इट वॉज अनाउंस्ड बाय इंदिरा गांधी इन 1975, बिल्कुल सही है, अभी हमने जहां तक पढ़ा। इन दिस ऑल द फंडामेंटल राइट्स कुड बी सस्पेंडेड, यानी कि इनमें सभी मौलिक अधिकारों को, यानी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित भी किया जा सकता था, यानी सस्पेंड भी किया जा सकता था, यह भी सही बात है। इट वॉज अनाउंस्ड ड्यू टू द डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी कि इसकी घोषणा बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण की गई थी, बिल्कुल भी नहीं। इनका इकोनॉमिक सिचुएशन से लेकर के कोई लेना देना ही नहीं था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी तो आपका आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम डी को देख लेते हैं। मेनी Opposition leaders were arrested during the emergency, यानी आपातकाल के दौरान कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। सो यहां पे याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द भारतीय क्रांति दल इन 1967 लिविंग द कांग्रेस पार्टी। यानी कि 1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय क्रांति दल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने किया था, जगजीवन राम ने किया था, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
भारतीय क्रांति दल यानी कि 1967 में जो स्थापना किया गया था वो चौधरी चरण सिंह के जरिए किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पर, द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन, यानी कि आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई थी वो कब किया गया था? 13 मई 1973 को, 23 मई 1974 को, 25 जून 1975 को या 11 मार्च 1976 को? तो अभी हमने पढ़ा, ये चीज़ें याद रखेंगे। 25 जून 1975 यानी 25 ऑफ जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इन विच स्टेट वॉज द नवनिर्माण मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि नवनिर्माण आंदोलन मूवमेंट की जो स्टार्ट हुई थी वो कौन से स्टेट में हुई थी? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, बिहार। सो प्लीज कीप इन माइंड, गुजरात वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे नवनिर्माण मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी। अब इस चीज में ऑप्शन बी तो अब याद रखेंगे, लेकिन इससे रिलेट एक चीज याद रखना, इन सारे के सारे स्टेट्स के कैपिटल जो कि आपके जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हरियाणा का याद रखना आप, चंडीगढ़ होता है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। गुजरात का आपका हो जाएगा गांधीनगर, गांधीनगर, ये चीज आप याद रखेंगे। कर्नाटका का आपका हो जाएगा बेंगलुरु, BENG है शायद, बेंगलुरु, देख लेना स्पेलिंग। एंड नेक्स्ट बिहार का आपको मालूम ही होगा मेरे ख्याल से, पटना इज द राइट आंसर। बिहार का कैपिटल पटना होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, विच इलेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड बाय द जनता पार्टी एज अ रेफरेंडम ऑन इमरजेंसी। अब यहाँ पे रेफरेंडम एक टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है, मैं यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा, या फिर आप अंदाजा भी लगा सकते हो। जन मत, दो वर्ड है, जन मतलब पब्लिक, मत मतलब वोट करना, मतलब इसको एज अ रेफरेंडम के तौर पर इमरजेंसी को लेकर के जनता पार्टी ने इस इलेक्शन को डिक्लेयर किया था, घोषणा किया था। वो कौन सा इलेक्शन था? 1971 का इलेक्शन, 1977 का इलेक्शन, 1984 का इलेक्शन या 1984 का इलेक्शन? 80 और 84 का इलेक्शन। तो याद रखना 1977 का इलेक्शन को एज अ रेफरेंडम यूज किया गया था, इलेक्शन डिक्लेयर किया गया था 1977 के लिए, 1977 का इलेक्शन को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये चीजें देखेंगे आप। नेक्स्ट है, चूज ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में विषम को चुनना है, यहाँ पे ऑड वन आउट करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन है आपका रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, नक्सलाइट मूवमेंट, जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, फाइंडिंग्स ऑफ द सह कमीशन रिपोर्ट, ये चीजें आप देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि नक्सलाइट मूवमेंट का इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं था। 1974 वाला जो रेलवे स्ट्राइक हुई थी वो इमरजेंसी से रिलेट करता है, क्योंकि 1975 को इमरजेंसी भी हुई थी। दूसरा है जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि 12 जून 1975 को जो है जजमेंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, एक वर्डिक्ट लाता है। जज जगमोहन लाल सिन्हा ने ये पेश करते, ये वर्डिक्ट निकालते हैं। तो ये भी इमरजेंसी से रिलेट करता है, क्योंकि इमरजेंसी की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हो रही है। और चौथा ऑप्शन है आपका फाइंडिंग्स ऑफ द सह कमीशन रिपोर्ट। सह कमीशन को नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, याद रखना जनता पार्टी के जरिए, और इनको अपॉइंट किया गया था इसीलिए कि इमरजेंसी के दौरान जो पावर का मिसयूज हुआ था उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सह कमीशन को क्या किया था, अपॉइंट किया गया था जनता पार्टी के जरिए। इसीलिए ए, सी और डी जो है इमरजेंसी से रिलेट करती है, इमरजेंसी के प्रोक्लेम से रिलेट करती है, अदरवाइज ऑप्शन बी रिलेट नहीं करती है। अगला है सवाल, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1977-79। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1977-79 के बीच में प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चरण सिंह या चंद्रशेखर सिंह। तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई थे 1977-79 के बीच में। मैं आपको बता दूं, इसके बीच में जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी 1977-79 के बीच में, और मोरारजी देसाई इस ड्यूरेशन में क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्हें पहला गैर कांग्रेसी यानी कि नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम पहले नंबर पे आते हैं। गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन रह चुके हैं? आज़ाद भारत का, इंडिपेंडेंट भारत का। तो याद रखना वो थे मोरारजी देसाई, इसी वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सह कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट। अभी हमने पढ़ा कि सह कमीशन को जो अपॉइंट किया गया था वो किसके लिए नियुक्त किया गया था, किस चीज की जांच के लिए? मिसयूज ऑफ पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, स्टेटस ऑफ दलित्स, डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड लेबर। सो प्लीज कीप इन माइंड मिसयूज ऑफ पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान जो शक्तियों का दुरुपयोग हुआ था उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसी चीज को जांच करने के लिए सह कमीशन को अपॉइंट किया गया था। किसके जरिए? याद रखना जनता पार्टी के जरिए, जनता पार्टी के जरिए। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है,
विच पार्टी केम टू पावर आफ्टर 1977 जनरल इलेक्शन, यानी कि 1977 का जो जनरल आम चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? कांग्रेस आई थी, भारतीय जनसंघ आई थी, समाजवादी पार्टी आई थी, या फिर जनता पार्टी आई थी? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनता पार्टी आपके सरकार में आई थी 1977 के जनरल इलेक्शन को जीतने के बाद। नेक्स्ट है, हु लेड द रेलवे स्ट्राइक इन 1974, यानी कि 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, उसको लीड किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडीज ने किया था, मोरारजी देसाई ने यानी जयप्रकाश नारायण ने, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने? तो याद रखना, जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 के रेलवे स्ट्राइक को लीड किया था, जॉर्ज फर्नांडीज ने। ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, द रेल स्ट्राइक of 1974 was called by dash, ब्लैंक है यहाँ पर, डैश है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज, यानी कि 1974 की रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में किसके द्वारा आहूत किया गया था, बुलाया गया था? नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के जरिए, या फिर नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एसोसिएशन के जरिए, या फिर नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कॉर्पोरेशन के जरिए, या नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कॉल के जरिए? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के जरिए बुलाया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जयप्रकाश नारायण लीड द पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संसद तक जन मार्च जो किया था उसका नेतृत्व कब किया था? 1974 में, 1975 में, 1977 में, 1978 में? सो प्लीज कीप इन माइंड 1975 इज द राइट आंसर। इमरजेंसी के दौरान ही उन्होंने पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट किया था। नेक्स्ट है, What was the philosophy presented by पंडित दीनदयाल उपाध्याय called, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत दर्शन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है लिबरल ह्यूमैनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, वन वर्ल्ड वन नेशन, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि उदार मानवतावाद, एकात्म मानववाद, या फिर एक विश्व एक राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म इज द राइट आंसर, यानी एकात्म मानववाद वाला दर्शन जो है वो प्रस्तुत किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जरिए। नेक्स्ट, हु वॉज द लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट इन 1974? 1974 को बिहार मूवमेंट चल रहा था, उसके लीडरशिप कौन कर रहे थे, उसका लीड कौन कर रहे थे? जगजीवन राम कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, मोरारजी देसाई कर रहे थे, या सी नटराजन? सो प्लीज कीप इन माइंड जेपी कर रहे थे, यानी जयप्रकाश नारायण उसको लीड कर रहे थे 1974 में जो आपका बिहार मूवमेंट चल रही थी। नेक्स्ट है, इन विच लोकसभा इलेक्शन वॉज द कांग्रेस डिफीटेड, यानी कि किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? जनवरी 1975, फरवरी 1976, मार्च 1977, अप्रैल 1978? सो प्लीज कीप इन माइंड मार्च 1977, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मार्च 1977 के जो जनरल इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, उस टाइम पे कांग्रेस की हार हुई थी। नेक्स्ट है, फॉर होम वॉज द मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब मंडल आयोग का जो गठन किया गया था वो किसके लिए किया गया था? सवाल है कि मंडल आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? ऑप्शन है रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसीज के जो रिजर्वेशन को है उसको लेकर के, या शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन को लेकर के, एससीज के रिजर्वेशन को लेकर के, या वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि विमेन औरत यानी महिलाओं के कल्याण के लिए, या रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशंस को लेकर के? तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। मंडल कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यानी उसका जो गठन किया गया था, ऑप्शन ए होगा, ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मंडल कमीशन ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके। अगला सवाल है, The impact of emergency was felt most strongly in the blank part of the country, यानी कि आपातकाल का जो प्रभाव है देश के किस भाग में सर्वाधिक प्रबल रूप से महसूस किया गया था? यानी कि ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, या सदर्न पार्ट में? सो प्लीज कीप इन माइंड नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली फील किया गया था इमरजेंसी के इम्पैक्ट को, उत्तरी भाग में यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का, कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was one of the possible reason for India's deteriorating economy, यानी कि भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था का एक संभावित कारण क्या था? बताना है। After the Indo-Pak War of 1971, the US stopped the economic aid to India,
या फिर पीपल स्टॉप पेइंग टैक्सेस, या फिर करप्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में, यानी कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में। तभी जाकर के बांग्लादेश नाम का एक नया देश भी बना था उस टाइम पे, जो कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आपको इन सब चीज़ों की हिस्ट्री मालूम होगा, मैं इस पर ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। तो कहने का सेंस ये है कि 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस ने क्या कर दिया, इंडिया को जो आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक एड दे रही थी वो देना बंद कर दिया, आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया था। इस वजह से इंडिया की जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको बिगड़ने का एक संभावित कारण कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान संविधान का कौन सा संशोधन पारित किया गया था? अमेंडमेंट मतलब संशोधन, उसमें कुछ अगर करेक्शन करना है या फिर कुछ ऐड करना हो तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो वो कौन सा था? 40th अमेंडमेंट यानी कि 40वां संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां संशोधन था, 59th यानी कि 59वां संशोधन था, या 100th यानी कि 100वां संशोधन था? तो प्लीज कीप इन माइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये 42nd अमेंडमेंट था जो कि इमरजेंसी के दौरान इसको पारित किया गया था, इसको पास किया गया था। और एक चीज इससे रिलेटेड ये भी रख सकते हैं याद कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया था, बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी की गई थी, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको इमरजेंसी के दौरान में ही पास किया गया था। नेक्स्ट है, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट द टर्म ऑफ कंट्रीज लेजिस्लेचर वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 years टू हाउ मेनी ईयर्स? आ गया सवाल उससे रिलेटेड, यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा देश की विधायिका का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? अभी नॉर्मली हम अगर बात करें लोकसभा के कार्यकाल का तो वो 5 साल होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में इस 5 साल को बढ़ा करके कुछ और कर दिया गया था, वही बताना है वो कितना साल कर दिया गया था। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल? तो प्लीज याद रखना, उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर उसे बाद में फिर घटाकर 5 कर दिया गया, वो अलग सी बात है, बट बढ़ाकर उसे कितना कर दिया गया था? 6 साल कर दिया गया था, और वो किया गया था 42nd अमेंडमेंट के दौरान में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to whom it is mandatory to give the advice of the cabinet in writing for the declaration of emergency? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंसी के बाद ये सारे कदम उठाए गए थे, यानी कि आपातकाल की अगर घोषणा करना हो तो उसके लिए कैबिनेट की लिखित सलाह देने होते हैं, तो वो किसको देने होते हैं, वो किसको देना अनिवार्य है ये बताना है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है, या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को देना अनिवार्य है, या वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को देना अनिवार्य है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी को नहीं? तो याद रखेंगे प्लीज, प्रेसिडेंट को देना, लिखित में देना अनिवार्य है, और वो कैबिनेट लिखित में देगा। कैबिनेट किसी एक यानी किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर इमरजेंसी की घोषित नहीं हो सकती, उसके लिए पूरी की पूरी कैबिनेट को लिखित में प्रेसिडेंट को देना अनिवार्य है। ये चीज आप याद रखना, मैंडेटरी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी सपोर्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी? यानी इस सवाल में यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था? ऑप्शन है जनता पार्टी ने किया था, या फिर सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था, या दोनों, जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोनों ने किया था, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी ने नहीं? तो याद रखना, सीपीआई ने इमरजेंसी को क्या किया था? समर्थन दिया था, इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया था। अगला सवाल है, Which party appointed the Shah Commission? शाह कमीशन इन 1977, यानी कि 1977 में किस दल ने शाह आयोग की नियुक्ति की? ऑप्शन है जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, या सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या नन ऑफ द अबव? तो याद रखना, 1977 में जो सरकार बनाई थी वो जनता पार्टी थी, तो ऑब्वियस सी बात है जनता पार्टी ने ही क्या किया था? शाह कमीशन का अपॉइंट किया था 1977 में। और उनकी अपॉइंट क्यों की गई थी ये हमने पहले क्वेश्चन में देखा, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जो है वो पावर का मिसयूज बहुत अच्छी तरीके से किया गया था। उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1977 में जनता पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, हु कंसीव्ड ट्रू डेमोक्रेसी? यानी कि ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चे लोकतंत्र की कल्पना किसने की थी, किसने कंसीव की थी? ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, जयप्रकाश नारायण ने, इंदिरा गांधी ने, या जगजीवन राम ने? सो प्लीज कीप इन माइंड, उस चीज की जो कल्पना की थी यानी ट्रू डेमोक्रेसी का, उसका किया था जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। सो प्लीज कीप इन माइंड। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। या तो यहां तक हो गया, यानी कि दैट्स एनफ फॉर नाउ।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू सो मच कि आपने पूरी की पूरी वीडियो वॉच की। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो आप लोगों ने अगर देख लिया और चैनल पे पहली बार अगर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एट द टाइम ऑफ वीडियो पब्लिश्ड। और अगर दूसरों को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उस तक भी ये सारे के सारे वीडियोस पहुँचें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।